Hello and welcome to AR Academy. Once again, today I am here to present you this lecture. As you all know, we have started this JK P Constable examination syllabus, and we are into the lecture number 3, and this is lecture number 5 of polity section. As you all know that, जैसे कि आप सब जानते हैं ना कि जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं हम, और ये आज उसका लेक्चर नंबर 3 होगा. लेकिन अगर आप पॉलिटी एसएससी 2024 एमसीक्यूज़ की बात करेंगे तो दिस वुड बी लेक्चर नंबर 5. इससे पहले भी पॉलिटी के कुछ लेक्चर्स हमने किए. आज इसमें भी हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे. जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें मेंशन है फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स उसमें मेंशन है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन है वहाँ पे. तो आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये पसंद आ जाएगा. और इसके साथ साथ आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली, नॉट वेस्टिंग टू मच टाइम. हियर इज़ क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू. The right to freedom of religion is guaranteed under which articles of the Indian Constitution? हिंदुस्तान के आइन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम जो है किस आर्टिकल के अंदर आपको गारंटीड है, यानी कि कौन से आर्टिकल्स के अंदर आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलता है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल भी हमने इस पर कुछ डिस्कशन की थी शायद, फंडामेंटल राइट्स पे आई मीन. और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा आर्टिकल 25 से लेके 28 तक. ठीक है, 25 से लेके 28 तक जो है ये आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे. तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी. अगर हम 25 की बात करेंगे तो आर्टिकल 25 आपको देता है guarantees freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate any religion. कोई भी रिलीजन आप फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं. या आपको आर्टिकल 25 जो है गारंटी देता है. 26 की बात करूँ मैं तो वो आपको देता है क्या? फ्रीडम टू मैनेज. 26 की बात करूँ मैं, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ. फ्रीडम टू मैनेज, freedom to manage religious, freedom to manage religious affairs. तो ये आर्टिकल 26 है जो आपको देता है फ्रीडम कि आप कोई भी रिलीजियस अफेयर जो आपके हैं आप उसको मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो आर्टिकल 26. आर्टिकल 27 ऐसे ही इसके बाद आता है जिसमें आपको जो प्रोहिबिट करता है कंपेलिंग एनी पर्सन टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. किसी भी रिलीजन को के प्रमोशन के लिए आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं पे करना है. दैट्स आर्टिकल 27. अगर आप आर्टिकल्स में डीप जाओगे तो मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर यानी कि JKSSB जो है इसमें आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत है. बस आप ये याद रखेंगे कि आर्टिकल 14 से लेके 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी है, जो हमने कल भी पढ़ा था आई गेस. राइट टू इक्वालिटी में आते हैं ये आर्टिकल्स. राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक जो है राइट टू फ्रीडम में आते हैं. और आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, ठीक, आर्टिकल नंबर 25 से ये आएगा. आर्टिकल 29 से अगर हम बात करेंगे 29 और 30 ये आता है कल्चरल एंड रिलीजन, कल्चरल राइट्स में आता है. ठीक है, तो 31 हालांकि इसमें नहीं है. आर्टिकल 31 पहले क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, और इसको फिर वहाँ पे शिफ्ट करके आर्टिकल 300A में लिया गया. ठीक, आर्टिकल 300A में, जो कि अब सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, राइट टू प्रॉपर्टी. फंडामेंटल राइट वो बिल्कुल भी नहीं है. तो ये आपको ध्यान देना है इन राइट्स के बारे में. और अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट नंबर 3 में मेंशन है. कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में मेंशन है. आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 12 से लेके 35 तक है. ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, ये आपको बार बार याद करा रहा हूँ क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी? कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि इमरजेंसी के टाइम भी आप
यानी कि गवर्नमेंट जो है सस्पेंड नहीं कर सकती। यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे देखो पावर जो है सारे प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाते हैं, तो प्रेसिडेंट सब कुछ सस्पेंड कर सकता है, लेकिन एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि सस्पेंड नहीं किया जा सकता उस टाइम पे भी। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपको बताना है, पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तीसरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, चौथा है राइट टू इक्वालिटी। देखिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है जो आर्टिकल 21 में आता है, ये आप सस्पेंड नहीं कर सकते, यानी कि गवर्नमेंट ये सस्पेंड नहीं कर सकती इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई उसमें ये अमेंड किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये बताया गया है कि आप इसको नहीं कर सकते। और ये अमेंडमेंट कब हुई थी? 1978 में। ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड किया गया है कि आप राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है इसको सस्पेंड नहीं करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आर्टिकल 19 में आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ये आपको पता होनी चाहिए आर्टिकल्स, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ। और राइट टू इक्वालिटी आपको पता है, दिस इज आर्टिकल 14 से लेके 18। तो ये सारे आर्टिकल्स आप सस्पेंड कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल है ये सस्पेंड नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which article of the Constitution of India guarantees protection against double jeopardy? डबल jeopardy का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेक्ट करता है इंसान को डबल jeopardy से। ठीक है, देखो डबल jeopardy का मतलब यह है कि आप एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार या 1 बार से ज़्यादा आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल भी है जो ये मेंशन करता है कि किसी भी इंसान को या किसी भी ऑफेंडर को अगर किसी ने ऑफेंस किया ऑब्वियसली उसी को सज़ा मिलती है और उसको हम 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। डबल jeopardy का मतलब ही वही होता है। ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 20 में। ठीक, इसका राइट ऑप्शन होगा आर्टिकल 20। अगर आप अच्छे से मतलब एग्जैक्टली याद रखना चाहेंगे तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 है ना, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 इसका राइट आंसर है जो कि डबल jeopardy पे है। और ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, है ना। तो एक सेम ऑफेंस के लिए यानी कि एक गुनाह के लिए आपको 1 से ज़्यादा बार या एक ऑफेंस के लिए आपको 1 से ज़्यादा बार 2 बार या 3 बार आपको सज़ा नहीं दी जा सकती, इसको बोलते हैं हम डबल jeopardy। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आर्टिकल 14 फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, राइट टू इक्वालिटी में आता है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इन आर्टिकल्स को बार बार रिपीट करने का मतलब ही ये मकसद ही ये है कि आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट, इन विच ईयर वेर 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एडेड टू द ओरिजिनल लिस्ट? आपको बताना है कौन से साल 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए थे और जो ओरिजिनल लिस्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड किए गए 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये कौन से साल किया गया। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे बताना है 1977, 75, 76 एंड 80। इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में भी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जेके एसएसबी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये 1976 में हुआ था और 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, दैट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इस अमेंडमेंट को हम बोलते भी हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको हम बोलते भी हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इस अमेंडमेंट के तहत बहुत ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया था और इसी के तहत यहाँ पे 4 नए DPSPs जो हैं वो इंक्लूड किए गए थे। अगर आपसे पूछेगा कौन कौन सा DPSP तो आप बोलेंगे आर्टिकल 39A, ये आप याद रखेंगे 39A, दूसरा आर्टिकल 43A,
तीसरा आर्टिकल 48A और चौथा आप याद रखेंगे आर्टिकल 44। तो ये यहाँ पे ऐड की गई थी। आर्टिकल 44 जो है ये किससे रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये आप याद रखेंगे, ये आर्टिकल 44 में आया है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये आपको याद रखना है। और अभी रिसेंटली कहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है इंडिया में, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो गोवा में वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, और उत्तराखंड में शायद किया गया था लागू रिसेंटली, उत्तराखंड या हिमाचल में, ज़रा इसको आप थोड़ा सा ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसके बारे में चर्चा होती रहती है। इवन ये भी इसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि पूरे इंडिया में लागू किया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि ये सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे ऐसी बात हो सकती है, लेकिन उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन उस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 48A की, ये किस लिए, ये प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट को लेके, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को लेके ये आर्टिकल है यहाँ पे DPSPs में, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट इन एनवायरनमेंट। तो आपको डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन आ भी सकता है और पूछा भी गया है रिसेंटली SSC में कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है हमारे, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो ये है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड, यानी कि आपका आर्टिकल 48A। तो ये भी आप याद रखेंगे। 43A किससे रिलेटेड है, इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। विद रिलेटेड टू वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये वो आर्टिकल है। और अगर 39A की बात करेंगे तो फ्री लीगल एड के लिए ये आर्टिकल है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि फ्री लीगल एड कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में एंटरटेन करता है या वैलिडेट करता है, तो वो है आर्टिकल 39A। इसमें से आपको ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, और ये 44 जो मैंने कहा, और ये आर्टिकल जो मैंने कहा 48A विद रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप लिख लीजिए, इनमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस 90% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डज नॉट कम अंडर द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो नहीं आता है, तो आपको बताना है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक जो है राइट टू फ्रीडम। पहला राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली ये है आर्टिकल 19 में। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, ये भी है, ये सब क्लॉज A में आता है, ये सब क्लॉज B में आता है, यानी कि 19 सब क्लॉज A या 19 सब क्लॉज B। तो इसी तरह से आपको ये याद रखने। फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी इसमें आता है। और उसके बाद है फ्रीडम एंड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये इसका जो है इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। ये आता है राइट टू फ्रीडम, सॉरी राइट टू इक्वालिटी में आता है ये यहाँ पे नहीं आता, डज नॉट कम यहाँ पे पूछा गया है, तो फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम में ये नहीं आएगा, बल्कि ये आता है राइट टू इक्वालिटी में, है ना। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये आता है आपका आर्टिकल राइट टू फ्रीडम में, राइट टू इक्वालिटी में, सॉरी फ्रीडम फिर से बोल रहा हूँ मैं, राइट टू इक्वालिटी में ये आता है ये आर्टिकल 15 है एक्चुअली, ये आर्टिकल नंबर 15 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इसीलिए हर एक जो भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हो विद रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स हो या DPSPs हो, तो इनको आपको बहुत अच्छे से जहन में रखना है कौन सा आर्टिकल किस बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो DPSPs हमारे इसमें हैं वो कौन से इससे लिया गया है, आपको वो बताना है कि DPSPs हमने कहाँ से कॉपी किया है। आपको पता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में,
जो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। और ये इसलिए क्योंकि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी करके लिया है, यानी कि जो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े आफ्टर रैंसेकिंग लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, हमने इसको कॉपी किया और जो जो अच्छी चीज़ें हमें लगी वहाँ पे जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उनको जो अच्छी चीज़ें लगी बाकी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में उन्होंने वो वहाँ से ली, इसलिए ये बहुत लंबा भी हो गया। अगर आप बात करेंगे ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन आज 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। ओरिजिनली इसमें जो है 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन आज 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको बताना ये है कि जो DPSPs हैं हमने कहाँ से कॉपी किए हैं, यानी कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं। ब्रिटेन, द US, USSR, आयरलैंड। अगर इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो वो होगा आयरलैंड, ठीक। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSPs को जो है कॉपी किया हुआ है, यानी कि वहाँ से हमने इसको उठाया है। और DPSPs बोलती क्या है, DPSPs जो है ना ये एक गाइडलाइन होती हैं किसके लिए, जो भी हमारी गवर्नमेंट बनती है यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव होता है उनके लिए गाइडलाइन से DPSPs जब भी वो कोई पॉलिसी या फ्रेम करेंगे या कोई भी कानून बनाएंगे तो उनको DPSPs को नज़र में रख के वो बनाना होता है, ताकि जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे मिलता जुलता कानून बने, ना कि ऐसा हो कि कोई ऐसा कानून बने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से खिलाफ जाता हो, तो उसको फिर जुडिशरी जो है इनवैलिडेट करती है। यानी कि उसको जुडिशरी भी अगर कोई भी लॉ बनता है जो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं यानी कि गवर्नमेंट बनाती है वो मैच नहीं खाता कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो उसको फिर इनवैलिडेट किया जाता है, नलिफाइड किया जाता है। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए, और इसमें जो है ना गाइडलाइंस भी दी गई हैं कि किस तरह से हमारी सोसाइटी यानी इंडियन सोसाइटी को किस तरह से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो भी इस DPSP में है। और एक चीज़ जो पूछा जाता है कि DPSPs क्या इंश्योर करते हैं, DPSPs इंश्योर करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट रहे, हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट रहे। तो ये भी आपको याद रखना है कि वेलफेयर स्टेट, अगर आपको बताना होगा कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि वेलफेयर स्टेट दिखाता है इंडिया को, वो है हमारा DPSPs। तो ये भी आपको जहन में चीज़ें रखनी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कौन से इसमें मेंशन किया गया है, तो ये आपको बताना है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल नंबर 18 में आता है, ठीक है। यानी कि कोई भी आप टाइटल नहीं दे सकते खुद को, राजा अधिराजा वगैरह जो टाइटल्स पहले होते थे दिए जाते थे, अब वो टाइटल्स आप नहीं दे सकते क्योंकि सब इक्वल है, इसलिए ये राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल नंबर 18 में आता है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आई होप आपको ये समझ आ गई हो ये बात। सिर्फ आप मिलिट्री टाइटल्स रख सकते हैं, अगर कोई मेजर है, कैप्टन है, तो उसका वो टाइटल रहेगा, लेकिन बाकी जो टाइटल्स रहते थे पहले जो कि डायनास्टिक होते थे वो यहाँ पे आप नहीं रख सकते। ये भी आर्टिकल नंबर 18 में आता है, क्योंकि यही राइट टू इक्वालिटी में आपको यानी कि सब समान है, इसलिए कोई टाइटल वगैरह नहीं रखिएगा, ये भी राइट टू इक्वालिटी में आता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो कब मूव किया गया था। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने ये पेश किया था, मूव किया था। और इसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से मिलता था। यानी कि जब तब 1946 में चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था और ये इन्होंने पास किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप कहेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि इट वाज द मिरर, जिसमें रिफ्लेक्ट किया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस से मैच करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से। आपको याद रखना है इट रिजेंबल्स प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 को ये मूव किया था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको पास कब किया था, 22 जनवरी
1947 को इन्होंने पास किया था ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, विच रिट इज़ नोन एज द बुलवर्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम. कल मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और रिट्स इशू करा सकते हैं. अगर कोई भी आपको लगता है कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है हमसे छीना जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और रिट्स इशू करा सकते हैं. कौन सी रिट ऐसी हैं जिसको हम बोलते हैं बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? ये होते हैं हैबियस कॉर्पस, जो मैंने आपको कल भी कहा था शायद. हैबियस कॉर्पस की अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इसकी लिटरल मीनिंग होती है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ. अगर कोई भी इंसान जो है कोई भी इंसान डिटेन किया गया है विदाउट एनी वारंट एंड विदाउट एनी लीगल प्रोसेस, तो उसके लिए ये हैबियस कॉर्पस की रिट लगती है. तो कोर्ट के सामने इसको अगर पेश किया जाता है विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, तो उसके लिए हम हैबियस कॉर्पस जो है कोर्ट दे सकता है और उसको पेश करा सकता है उस इंसान को कोर्ट के सामने. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो ये रिट्स है ये आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट से जारी करा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत ये हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है. ठीक है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 अगर आए तो सुप्रीम कोर्ट. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. सो ये आज का लेक्चर था. आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. जी हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें. और जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो पूरा सिलेबस है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा. और आपसे यही निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अगर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी इसी नाम से है @AR Academy. अगर आपको चाहिए तो आपके लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पे आपको PDFs वगैरह या लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.